हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशंस। और फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन। और इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार ज्योग्राफी के बारे में। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट पीपीएससी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो भी स्टूडेंट बिहार एसआई में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी होगा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये प्री टू मैथ्स लेवल के लिए कंप्लीट फॉर्म में जियोग्राफी का सार है। अर्थात कि एक एक पॉइंट डीप में है, लेकिन काफी शॉर्ट वे से हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव सेशन भी देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देंगे। इसलिए मैं सभी डिटेल्स एनालिसिस को कि बिल्कुल शॉर्ट वे में जो आपको एकदम ट्रिकी तरीके से याद रह सके, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर पॉइंट का एक ट्रिक, एक तरीका मैं दूंगा, जिससे कि आपके जीके लगेगा कि आपने ज्योग्राफी की जीके आपने पढ़ी नहीं, आपको रटना ही नहीं पड़ा। बिल्कुल शॉर्ट वे में ऐसे लगेगा जैसे कि हर कुछ आपके दिमाग में ही है, बिल्कुल याद है। ऐसे इस तरह से हमारी पढ़ाई होगी। अगर बिलीव नहीं है, सेशन देख के देखिए, आपकी कंप्लीट पॉइंट क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये सेशन प्रतिदिन सुबह 9 बजे आता है और अभी जो पार्ट हमारा चल रहा है वो हमारा जियोग्राफी का पार्ट है। सीक्वेंस वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सभी पार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेशन में आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक बटन क्लिक करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं बिहार ज्योग्राफी का ये मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशंस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ लेकर फ्रेंड्स बिहार के भूगोल का पार्ट 3। अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हमने देखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है कि टोटल एरिया कितना है, किस फॉर्म में एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस फॉर्म में वन आपके विकसित है, किन क्षेत्रों में वन है, किन जिला में आपका वन है, कैसे है, इन सभी बातों को हमने देखा है। इसके अतिरिक्त हमने देखा है कि हमारे जो बिहार है, बिहार के कनेक्टेड कौन से जिले हैं जो हमारे पड़ोसी राज्यों से मिले हुए हैं या फिर किसी अन्य कंट्री के पार्ट से मिले हुए हैं, इनके चौहद्दी के बारे में, इन सभी पॉइंट को हम लोगों ने पिछले क्लास में अब तक देख चुके थे। अब देखना है फ्रेंड्स, मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आगे देखना है हम लोग को, वो देखना है बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में। अर्थात कि कौन कौन से आपके अभ्यारण्य, कौन कौन से पार्क इंडिया में बिहार में स्पेशली उपस्थित है, और कौन से जिले में है, और किस फॉर्म में इसे याद रख सकते हैं, और कौन कौन से आपके एग्जाम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी पार्ट्स के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको दे रहे हैं अभी यूपीएससी और बीपीएससी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, उन टॉपिक को ईजी वे से आपके समझने योग्य एवं काफ़ी कम समय में सभी पॉइंट का रिवीजन हम करा रहे हैं आपका। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे मास्टर क्लास, जिसके अंतर्गत हर 2-2 घंटे का, हर सब्जेक्ट का 2 से 4 घंटे का वीडियोज होगा, 2 से 4 घंटे का क्लास होगा, और सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। जैसे बिहार के भूगोलिक स्थिति के बारे में जानने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बीपीएससी में आपके भारत के भौगोलिक क्षेत्र से आ सकते हैं। इसलिए भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लिए हम आपके लिए 3 से 4 घंटे का एक वीडियो सेशन लेकर आएंगे, जिस सेशन के अंदर भारत के भूगोल के वो मेन टॉपिक जो आपके मैप से रिलेटेड है या जिन पार्ट से क्वेश्चन स्पेशली आते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, जो पीटी लेवल में तो आएंगे ही आएंगे, जो मेंस लेवल में भी आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी हम लोग का टारगेट है मेनली बीपीएससी और आपका बिहार दरोगा का पीटी लेवल के क्वेश्चंस कोई सा भी छूटना नहीं चाहिए। इसलिए बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बाद भारत के भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद आप लोग कहेंगे तो करेंट अफेयर या फिर आपका ये राज्य व्यवस्था, अर्थात कि आपका जो राजनीति शास्त्र है, स्पेशली आपका लक्ष्मीकांत का जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उनके लिए भी एक मास्टर लाएंगे, मास्टर वीडियो, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट हम आर्टिकल्स बता देंगे,
डिटेल में आर्टिकल्स हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे, लेकिन आपके एग्जाम से पहले 27 दिसंबर को जो डेट आपका ऑर्गेनाइज किया गया है आपके बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि बीपीएससी का एग्जाम होगा, उनसे पहले वो सभी टॉपिक को जानना है जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि आपके पीटी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन हमने आपको नहीं कराया हो। उसके बाद आपका ये कंप्लीट कोर्स करने के बाद हम आपके लिए बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर भी लेकर आएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस फॉर्म में आपके कंप्लीट पेपर सभी पार्ट का, सभी सब्जेक्ट के पार्ट वाइज आपका एक साथ मिलाकर आपका पूरी बीपीएससी की आपकी सेट पेपर लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे हमने किस फॉर्म में आपको पढ़ाया है, किस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर चाहते हैं आप क्रैक करना, अपने आप रिजल्ट बेहतर करना चाहते हैं, अगर चाहते फ्रेंड्स रिजल्ट अपना सिक्योर करना, रैंक एक सिक्योर करना, तो कंटिन्यू फ्रेंड्स हमारे साथ आप बने रहें। क्योंकि सीट कम है और आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए और मार्क्स के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रिपरेशन, क्योंकि वो जानना पड़ेगा वो टॉपिक जो इतने समय में आपका रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ वो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। हम उन सभी चीज़ों को काफ़ी कम समय में आपके लिए इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो मेनली जानना है प्रमुख अभ्यारण्य और संबंधित जिले, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं और किस जिले में उपस्थित है उनके बारे में। हमने पिछले क्लास में आपको दो चीजें बताई थी वाल्मीकि नगर के बारे में। वाल्मीकि वर्ड देखते ही आपको मारना कहाँ पे टिका हुआ है, पश्चिम चंपारण। ये रहा आपका एरिया, ठीक है, ये आपका एरिया है, ठीक है। यहाँ पर दो पार्ट ये दिख रही है आपको रेड मार्किंग, ये रेड मार्किंग अगर आपको दिख रही है यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट और एक यहाँ पे ये वाला पार्ट, दो पार्ट दिख रहे हैं आपको। तो ये आपके पश्चिम चंपारण की वो एरिया है जहाँ पे आपका वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा आपका वाल्मीकि आश्रयणी है। क्लियर है फ्रेंड्स? अर्थात कि वाल्मीकि वर्ड देखते ही आपको सीधा जो जिला टिक आउट करना है वो कहाँ टिक आउट करना है, पश्चिम चंपारण। याद रहेगा फ्रेंड्स? मैं चाहता हूँ शॉर्ट में एकदम आपको याद रहे। पश्चिम चंपारण देखते ही मारना है आपको क्या, वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि वर्ड देखते ही आंसर क्या होगा आपका, पश्चिमी चंपारण। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है सबको? चलिए अब उसके बाद देखते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, गया में है, और भीम बांध कहाँ है, आपका मुंगेर में, राइट। अब इस दोनों को कैसे याद करेंगे, गौतम आपका गौतम बुद्ध, ग से गौतम, ग से गया, सेम वर्ड है आपका, याद रहेगा। गौतम देखते हैं ग से गया जो आपका स्टेट है, सेम स्टेट, राइट। भीम वर्ड में ही इसका जगह छुपा हुआ है, भी से भीम बांध अभ्यारण्य, अब म से मुंगेर, राइट। ग से गौतम याद रहेगा, ग से गया अर्थात कि गौतम गया में, भीम का मतलब भीम कहाँ है, मुंगेर में, भी से आपका भीम बांध और है कहाँ, मुंगेर में। बताओ फ्रेंड्स याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा सबको? सभी को याद रहेगा। हम आपको मैप में भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है डॉल्फिन अभ्यारण्य, इसे एकदम ठोक के याद करके रखिएगा। एकदम भागलपुर में है, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन अगर भागलपुर से रिलेटेड आता है कि जो रस्सी बनाई जाती है, जो कि फांसी की रस्सी, फंदे की रस्सी जो तैयार की जाती है, वह तैयार कहाँ की जाती है, तो एक ही आपका है जिला, एक ही स्टेट है, वो स्टेट है बिहार, और एक ही जिला है जहाँ पे तैयार की जाती है फांसी के फंदे के लिए रस्सी, वो है आपका भागलपुर। क्वेश्चन याद रहेगा, दोनों याद रहेंगे। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर में है। फंदे की जो रस्सी तैयार होती है कहाँ तैयार होती है, भागलपुर में, याद रहेगा फ्रेंड्स। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर। उसके बाद करें फ्रेंड्स तो कैमूर अभ्यारण्य जो है आपका रोहतास, ये आपको जरूर याद रखना है, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन, कैमूर कैमूर नहीं फ्रेंड्स, कैमूल, ये गलती से लिखा गया कैमूल। कैमूल अभ्यारण्य कहाँ पे है आपका, रोहतास में। आपको दिखाते हैं कहाँ है, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका एरिया, ध्यान दीजिएगा जरा से, ये पॉइंट आपका रेड मार्किंग जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रेड मार्किंग दिख रहा है, कैमूल अभ्यारण्य आपका कहाँ पर, रोहतास में। क्लियर है फ्रेंड्स? कैमूल अभ्यारण्य कहाँ पे, रोहतास में।
याद करने के लिए कुछ भी ठीक नहीं है इसमें, इजी वर्ड देख के याद हो जाएगा आपको। जरा सा गौर कीजिए, कैमूर वर्ड अगर कैमूर करके याद करते हैं तो इसमें रॉ वर्ड देखते ही आपके माइंड में क्या आएगा, रोहतास। कैमूर का है रोहतास में, आपका कैमूर अभ्यारण्य का है रोहतास में। तो आप अगर कैमूर याद करते हैं, कैमूर, तो वहां पे रॉ देखकर क्या दिमाग में आएगा, रोहतास, कैमूर रोहतास में, राइट। याद रहेगा फ्रेंड्स, कैमूर रोहतास में, और बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्लियर फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा तो पंत अभ्यारण्य, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, पंत, पंत में न छुपा हुआ है, और न क्या है आपका, नालंदा। पंत अभ्यारण्य का है नालंदा में, पंत नालंदा में। परमार, परमार में आर देखकर अररिया याद हो जाएगा, आर देखकर अररिया याद हो जाएगा। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य का है अररिया में, क्या है फ्रेंड्स, अररिया में। एक बार जरा सा गौर कीजिएगा एक बार फटाफट मेरे साथ, ताकि आपको याद हो जाए। वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि दोनों वर्ड देखते ही आपको कहाँ से आंसर लगेगा आपका, पश्चिम चंपारण। गौतम, गौतम में क्या छुपा हुआ वो, म का गौतम। तो गौतम वर्ड देखते ही आपको क्या, ग से गौतम, ग से गाया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भीम, भीम में भीम बुध, भीम बांध अभ्यारण्य हो गया आपका, और यहाँ पे आपका म इसमें छुपा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, मुंगेर। भीम में भीम मुंगेर। विक्रमशिला डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, याद रखना ये स्पेसिफिक है। कैमूर वर्ड से आपका कैमूर अभ्यारण्य में र छुपा हुआ है रोहतास, राइट। पंत में न छुपा हुआ है, न से नालंदा, पंत अभ्यारण्य नालंदा, और परमार में आर छुपा हुआ है अररिया, राइट। किसी को डाउट है तो बोलिए। परमार में आर छुपा हुआ है आपका, आर से अररिया, परमार डॉल्फिन, याद रहेगा। मेरे माइंड से मेरे अकॉर्डिंग याद कीजिए। वाल्मीकि जहाँ पे वर्ड देखे पश्चिम चंपारण, गौतम है तो गौतम से गया, ग से गौतम, ग से गया, राइट। उसके बाद भीम है तो भीम अभ्यारण्य, भी से आपका भीम, और म से आपका मुंगेर, राइट। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ये आपका भागलपुर में है। कैमूर से आपको याद रखना है, कैमूर होता है लेकिन आपको याद रखना है कैमूर अभ्यारण्य। कैमूर अभ्यारण्य से एक चीज याद हो जाएगी, कैमूर अभ्यारण्य र से रोहतास में, राइट। पंत अभ्यारण्य की बात करें तो पंत में न छुपा हुआ है, पंत अभ्यारण्य का मतलब पंत आपका नालंदा में, राइट। परमार डॉल्फिन आइलैंड की आर छुपा हुआ है, आर का मतलब अररिया में। क्लियर फ्रेंड्स, किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। जरा सा आपको दिखा दूं मैं कि कहाँ पे है ये, आपको अगर इसमें देखना है तो ये देख लीजिए आप। ये मैंने पश्चिम चंपारण का आपको 2 पार्ट दिखा दिया। यहाँ पर आपको हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पे आपका कैमूर पार्ट को दिखा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद ये देखिए गौतम बुद्धा, यहाँ पे पार्ट ये दिख रहा है जो गया में है, अभी हमने चर्चा किया गया की, गौतम बुद्ध की, तो ये पार्ट है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनके बारे में आपका डिनोशन इसमें दिया हुआ है, जो कि हमने आपको दिखा दिया। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको। वाल्मीकि वर्ड देखते ही क्या मानना है आपको, पश्चिम चंपारण। गौतम से गया, भीम से आपका मुंगेर, भी से भीम अभ्यारण्य, और आपका मुंगेर। विक्रमशिला भागलपुर में। कैमूर आपका कैमूर से र से रोहतास, ठीक है। और पंत से आपका पंत अभ्यारण्य नालंदा में, और परमार से क्या हो जाएगा, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में। क्लियर है फ्रेंड्स सबको, आशा है किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए गुड। अब जरा से एक बार थम्स अप करते रहिए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर क्लिक करते रहिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसके बाद और कौन सा अभ्यारण्य इंपोर्टेंट। ये देखिए आपका, ये देखिए कौबड़ जो है आपका बेगूसराय में है, कौबड़ बेगूसराय में है। आपको आधे वर्ड याद रखिए, कौबड़, ठीक है। कब कब से क्या हो जाएगा, कौबड़ पंछी अभ्यारण्य बेगूसराय में, व से बेगूसराय, कौबड़ में, कब से बेगूसराय, राइट। किसी को डाउट है तो बोलिए। उसके बाद क्या, कुशेश्वर पंछी अभ्यारण्य, कुशेश्वर आपका पंछी बिहार जो है आपका दरभंगा में, ठीक है। इसे याद रखना आपका कुशेश्वर दरभंगा में। हालांकि ये क्वेश्चन आपका बहुत कम आया कुशेश्वर पंछी का, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, कुशेश्वर दरभंगा में। उसके बाद गोगबिल पंछी बिहार कटिहार में, ठीक है। गोगबिल पंछी बिहार कटिहार में। नागी डैम और नकटी डैम, नागी डैम और नकटी डैम, जरा गौर कीजिएगा इस चीज को। ये देखिए आपका, ये देखिए नागी डैम, राइट।
नागी डैम, ठीक है, आपका कहाँ पे है, ये आपका इलाका पड़ता है जमुई में, ठीक है। नागी या नगजी डैम कहाँ है आपका, जमुई में है। उसके बाद सुहियान पंछी विहार भोजपुर में, और ये तो सबको याद होगा संजय गांधी आपका जैविक उद्यान पटना में। और हड़िया में तो अड़िया लगा हुआ है, अड़िया का मतलब अररिया, याद रहेगा, हड़िया बाड़ा हिरन अररिया में। क्लियर डिफरेंस। संजय गांधी तो सबको याद है पटना में है, और हड़िया में अड़िया जुड़ा हुआ है इसलिए अररिया हो जाएगा। हड़िया बाड़ा हिरन पार्क किस में आ जाएगा, अररिया में। सबका मैं ऑब्जेक्टिव क्विज भी लेकर आऊंगा, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। रिवीजन की सेशन में कोई आपका कमी नहीं किया जाएगा, एक एक पॉइंट का मैं रिवीजन करा दूंगा आपको। क्लियर है फ्रेंड्स। कवर्ड में कवर्ड देखते हुए कवर्ड पंछी अभ्यारण्य बेगूसराय, कुशेश्वर आपका दरभंगा, गोगबिल कटिहार, नागी डैम जमुई में, और सुयाना पंछी भोजपुर में, ठीक है। संजय गांधी सबको याद रहेगा पटना, हड़िया आपका अररिया में। हड़िया कहाँ है भाई, हड़िया अररिया में। क्लियर है फ्रेंड्स। जिस चीज का आपका इंपॉर्टेंट था उसका मैंने कोडिंग करा दिया आपको। संजय गांधी तो याद रहेगा पटना, हड़िया का अररिया, ठीक है। और पीछे भी 2 पार्ट हमने देखा था, वाल्मीकि देखते पश्चिमी चंपारण, गौतम से गया, भीम से मुंगेर, भी से आपका भीम बांध, और म से मुंगेर। विक्रमशिला याद रखना भागलपुर, कैमूर में राव वर्ड आ रहा है इसलिए रोहतास। उसके बाद क्या, पंत में न आ रहा है इसलिए नालंदा, परमार में आ रहा है इसलिए रोहतास, राइट, सॉरी फ्रेंड्स, आर आ रहा है इसलिए अररिया, अररिया आर आ रहा है मतलब अररिया। क्लियर है फ्रेंड्स सबको, चलो क्लियर है। तो ये थे आपके प्रमुख अभ्यारण्य जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस जिले में पाए जाते हैं, इनके बारे में हमने आपको दिखाया। किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, डाउट हो तो कमेंट्स आप करते रहिए। आगे और भी बहुत सारे छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको समय समय पर बताते रहूंगा। फ्रेंड्स रिकॉर्ड कीजिएगा यहाँ पे, कुल संचित, बिहार में सिंचाई व्यवस्था कैसे चलती है उनको देख लीजिए। कुल सिंचित क्षेत्र यानी जहां पर सिंचाई की जाती है वो है आपको 45-50-244 हेक्टेयर। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है आपको, लास्ट से लिखना है 44, 45, 50, बीच में 2 वर्ड जोड़ना है। तरीका मेरे तरीके से लिखना है, याद भी मेरे तरीके से करना है आपको। 44, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, 45, 50 और 2, याद रहेगा फ्रेंड, 44, 45, 50, 2, 44, 45, 50, 2, 44, 45, 50, 2, याद रहेगा। कुल सिंचित भूमि लास्ट से लिखना शुरू करना है, 44, 45, 50, 2, 44 लास्ट में, उसके बाद शुरू से लिखना शुरू करना है 44, 45, 50, 2, याद रहेगा फ्रेंड्स। कुल सिंचित क्षेत्र 44, 45, 50, 2, क्लियर है फ्रेंड्स, वेरी गुड। उसके बाद क्या, सिंचित क्षेत्र की प्रतिशत क्षेत्र की बात कर रहा है, प्रतिशत क्षेत्र कह रहा है कि 48.33%, ठीक है। सिंचित जो टोटल क्षेत्र है प्रतिशत की बात कीजिएगा तो कितना प्रतिशत है, 48.33%, क्योंकि टोटल इलाका मतलब लगभग कितना है, हमारा टोटल कितना है, 9 × 4 × 1 इक्वल टू 36 का उल्टा 63, यही ना हमारा टोटल एरिया है, यानी कि 94,163। तो 45-50 अगर बात करें, 45-50 244 की बात करें तो लगभग आधा तो ही जाएगा ना। 94,000 है तो 94,000 की अगर आधा करते तो 47,000, लगभग 47,000। और 47,000 की बात करें, 45,000 है तो थोड़ा सा कम उससे, यानी कि 48% के आसपास। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर टोटल याद हो तो परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैंने टोटल याद करा दिया 9 × 4 × 1 इक्वल टू 63। ऑटोमेटिक लगेगा कि भाई 50% से बिलो है, और एक ही 2 ऑप्शन दिए होंगे 48 के आसपास में, टिक आउट कर देना है। क्लियर फ्रेंड्स। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ये चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिंचाई कैसे की जाती है, नलकूप की व्यवस्था है, नहरें हैं, तालाब का इस्तेमाल किया जाता है, कुआं का एवं जलमग्न गड्ढे, वर्षा होती है तो गड्ढों में पानी भर जाती है जिनकी सहायता से भी हम सिंचाई कर लेते हैं। नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं और आपके जलमग्न गड्ढे हमें सिंचाई करने में मदद करती है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको, किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को डाउट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद अगर देख लीजिए, अगर इन सबका बंटवारा करें तो सबसे अधिक सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा। किसके द्वारा होती है फ्रेंड्स, नलकूप के द्वारा। कितना परसेंट, 55.4%। नहर के द्वारा 34
ठीक है। उसके बाद तालाब का 3.2, कुआं का 0.5 और अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि की मात्रा कितनी है 6.5%। ठीक है, अर्थात क्या 55 आपका मेन नलकूप से होता है, इसे याद रखिए बस। नलकूप और नहर से 34, बाकी इन सभी की परसेंटेज याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। नलकूप कितना 55 और नहर 34, नलकूप 55 और नहर 34। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको। एक ही याद रखेंगे तो भी दोनों याद हो जाएगा। 55.4 है तो अगला ऑटोमेटिक हो गया कि 4 है, मतलब लास्ट पे 4 होगा, अर्थात 34 हो जाएगा। 34 याद है तो तालाब वाला ऐसे याद कर सकते हैं, 32 है 3.2, ये भी याद रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स, नलकूप द्वारा सिंचित भूमि 55.4, नहर द्वारा सिंचित भूमि 34%, ठीक है, और तालाब द्वारा सिंचित भूमि 3.2%। ये डाटा वाले क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल सिंचित भूमि की बात करें तो कितना हो गया फ्रेंड्स 44, 45, 50, 2, 44, 45, 50, 2। और टोटल अगर लैंड की बात करें बिहार की, तो टोटल बिहार की लैंड हमारे पास कितनी है 9 × 4 × 1 बराबर 36 के उल्टा 63। बताओ फ्रेंड्स, याद रहेगा सबको, याद रहेगा। चलिए याद रहेगा तो ये देख लीजिए, लास्ट अन्य संसाधन का 6.5 है, यानी कि 45, 44, 45, 50, 44, 45, 50, 2, ये हो गया आपका टोटल संचित भूमि। उसके बाद संचित क्षेत्र की बात करें तो यह आपका 50% से नीचे लगभग 48% के आसपास में है। सिंचाई के मुख्य स्रोत की बात करें तो नलकूप, नहर, नलकूप, नहर, उसके बाद क्या तालाब, कुआं, उसके बाद जलमग्न गड्ढे, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। नलकूप द्वारा अगर सिंचित भूमि की बात करें तो 55.4, और इसके अतिरिक्त आपके क्या बच गए नहर के द्वारा 34%, नलकूप 55 और आपका नहर 34%, और इसके अलावा तालाब की बात करें तो 32 अर्थात कि 3.2%, ठीक है, और अदर की बात करें तो 6.5%। बाकी अदर में तो आप ऐसे ही घटा के आप कर लेंगे, क्योंकि 55.4% वो हो गया और उसके बाद 34% ये हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका कितना हो गया 89% निकल गया। 89% का मतलब 11% में अदर आ जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी 55% नलकूप और 34% नहर, तो 11% बचे, 11% बने संसाधन से आपका सिंचाई व्यवस्था हो जाएगी। याद रहेगा सबको, सिंचाई में किसी को डाउट नहीं रहेगा। 44, 45, 50, 2 टोटल एरिया, 48.33%, नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, जलमग्न, सभी कुछ क्लास में याद हो जाना चाहिए, बाहर बाद में याद करने की जरूरत नहीं है आपको। जरा से देख लीजिए, सिंचाई की परियोजना 3 भागों में बांटी गई है, एक बृहद, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु, ठीक है, 3 भागों में बांटी गई है। ये याद रखिए 10,000 से अधिक होगा तो बड़ा हो जाएगा, 10,000 और 2,000 के बीच में होगा तो लघु हो जाएगा, और 2,000 से नीचे आएगा तो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि 10,000 से ऊपर चले जाए तो बृहद सिंचाई परियोजना हो जाएगी, यानी कि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि की बात हो तो, ठीक है। उसके बाद जब 10,000 और 2,000 के बीच में हो तब कितना होगा आपका वो मध्यम होगा, और 2,000 से जब नीचे आएगा तो लघु होगा। याद रहेगा सबको परियोजना। परियोजना किस फॉर्म में किया जाता है यूज, तो आपका 3 फॉर्म में, एक बृहद, दूसरा मध्यम, तीसरा लघु, राइट। बृहद का मतलब 10,000 से अधिक, और आपका मध्यम का 10,000 से 2,000, और आपका लघु 2,000 से भी नीचे, लघु 2,000 से भी नीचे। क्लियर है फ्रेंड सबको, क्लियर है सबको, जरा बोलते रहिए भाई, फटाफट बोलते रहिए बाबू। क्लियर है सबको, अर्थात कि 10,000 से लेकर आपका 10,000 से अधिक वाले को बृहद, 10,000 से 2,000 के बीच में आपका क्या मध्यम, और 2,000 से नीचे लघु। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। सर्वोच्चित आपका कह रहा है कि सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला क्षेत्र कौन है, शेखपुरा, और शेखपुरा आपका किस राज्य से कनेक्टेड है, आपका शेखपुरा का ब्रांच जो है आपका झारखंड से रिलेटेड है, सबसे नीचे स्थित है। सबसे नीचे क्या है मतलब दक्षिणी छोर पे स्थित है। क्लियर है फ्रेंड्स, शेखपुरा झारखंड से कनेक्टेड है। चौहद्दी की बात करें तो चौहद्दी याद है सबको, याद कराया था मैंने। चौहद्दी की बात करें तो आपका सबसे ऊपर बोले तो उत्तर में क्या है,
उत्तर में नेपाल, दक्षिण में आइएगा तो क्या मिलेगा, झारखंड, पूर्व में जाइएगा तो पश्चिम बंगाल, पूर्व से उल्टा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में जाइएगा तो क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश। क्लियर है फ्रेंड्स, याद रहेगा। तो शेखपुरा सबसे दक्षिणी क्षेत्र में है, और दक्षिणी क्षेत्र हमारा कौन सा पार्ट है, दक्षिणी क्षेत्र में हमारा झारखंड है। क्लियर है फ्रेंड्स, और उसी के सटे हुए हमारा इलाका कौन सा है, जमुई है, शेखपुरा के पास में हमारा जमुई है, तो वो भी झारखंड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपका थोड़ा सा एरिया दूर पड़ने की वजह से यह न्यूनतम है। तो अधिकतम याद रहेंगे, अधिकतम शेखपुरा और सबसे कम कहाँ, जमुई में। ठीक है, नहर सिंचाई की अग्रणी जिले कहाँ पे, रोहतास और पश्चिम चंपारण। क्यों, क्योंकि वाल्मीकि नगर वाला मामला वहाँ पे सबसे अधिक अभ्यारण्य वाली बात हो रही है, तो रोहतास और पश्चिम चंपारण में सिंचाई भी सबसे बेहतर वैसे होता है। और सबसे कम कहाँ होता है यूज, मुजफ्फरपुर और वैशाली, क्योंकि बिल्कुल ये मिड में पाया जाता है। यह इलाका बिल्कुल मिड में है, बिल्कुल बीच में। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली ये सभी बिल्कुल मध्य में आता है, मध्य बिहार में आता है। क्योंकि इसके ऊपर चले जाइएगा तो उत्तरी आपका हो जाएगा, जैसे आपका ये कहाँ चलेगा हम लोग, ये रोहतास पश्चिम चंपारण की बात करें तो यह आपका उत्तरी इलाका हो गया, अर्थात कि उत्तरी बिहार। और नीचे की तरफ आएंगे तो शेखपुरा आपका जमुई ये सब क्या हो जाएगा, दक्षिणी बिहार में आ जाएगा। और मुजफ्फरपुर, वैशाली ये सभी कहाँ जाएंगे, बिल्कुल मिड वाले भाग में, जिनके वजह से नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले हैं। नहर से यहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जाता आता है, नदी काफ़ी ज़्यादा इनसे कनेक्टेड है, क्योंकि बागमती नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, इनसे कनेक्टेड है, जिनके वजह से इन्हें नहर से सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहर और नलकूप की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे बाढ़ या नदी से थोड़ी सी दूरी बनती है। ठीक है, तो नदी से दूरी आपकी थोड़ी सी कहाँ पर ले जाएगी, शेखपुरा जमुई के इलाका में चले जाइए, चाहे उधर रोहतास और पश्चिम चंपारण के बारे में चले जाइए। क्लियर है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपका नदी पास है वहाँ पर आपको नहर से व्यवस्था नहीं डायरेक्ट होती है, अर्थात कि मिड इलाका में, जैसे मुजफ्फरपुर, वैशाली, छपरा, सारण, राइट, इन सभी इलाका में क्या होता है, नहर से जनरली सिंचाई कम की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स, अर्थात कि सिंचाई परियोजना 3 पार्ट में 10,000 से अधिक बृहद, 10,000 और 2,000 के बीच में होगा तो क्या होगा आपका मध्यम, और 10 आपका क्या कहते हैं लघु के लिए 10 आपका 20,000, 2,000 से भी नीचे। क्लियर है फ्रेंड्स, सर्वाधिक सिंचाई शेखपुरा में, सबसे कम जमुई में, रोहतास और पश्चिम चंपारण जो है आपका सबसे नहर की सिंचाई में सबसे अग्रणी जिला है। और अगर बात करें सबसे कम तो कह सकते हैं कि मिड बिहार में, अर्थात कि मुजफ्फरपुर, वैशाली में नहर का यूज कम से कम किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, सबको याद रहेगा सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना के टोटल क्षेत्र कितने हो गए, 44, 45, 50, 2, 44, 45, 50, 2। उसके कितने पार्ट, 48.33%, राइट। उसके बाद कौन कौन जिला है, तो जिस भागों में सबसे ज़्यादा किया जाता है, या किन किन चीज़ों से, पहले एक बार बताइए कि किन किन चीज़ों से यहाँ पर सिंचाई की जाती है, तो नहर, नलकूप, तालाब, ठीक है, गड्ढे में उपस्थित पानी, इन सभी चीज़ों से किया जाता है। सबसे अधिक नहर से नलकूप से 55.4%। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद किससे, आपका नहर से, नलकूप से 55 और नहर से 34। इसके अतिरिक्त मामला की बात करें तो 6.5%, तालाब से 3.2%। याद रहेगा सबको फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स, शिक्षा आपका सिंचाई परियोजना को 3 पार्ट में बांट सकते हैं, बृहद, मध्यम और लघु। बृहद 10,000 से अधिक, 10,000 से 2,000 के बीच में, मध्यम और लघु की बात करें तो 2,000 हेक्टेयर से भी कम। क्लियर है, सर्वाधिक नहर का यूज शेखपुरा में किया जाता है क्योंकि दूरी उससे नदी से ज़्यादा दूरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जमुई में सबसे कम होता है, बिल्कुल मिड वाले इलाका में है, नदी के करीब होने की वजह से उनका नहीं यूज किया जाता है। रोहतास और पश्चिम चंपारण सबसे अधिक यूज करता है इन इलाका में, इस वजह से सबसे अग्रणीय नहर वाले के हिसाब से। मुजफ्फरपुर, वैशाली जो आपका मिड बिहार में पाया जाता है, वहां पर भी नहर की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको, बताओ फटाफट फ्रेंड्स, क्लियर है सबको, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं अगला पार्ट फटाफट। देखिए आपका कुछ नदी परियोजना है जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सोचा कि कुछ आपकी नदी परियोजना को आपको क्लियर करा दूं, जो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो आसानी से कर सकते हैं। पहला जानना हम लोग को सोन बहुउद्देशीय परियोजना।
ठीक है, जो कि 1874 में चला था। ठीक है, कह रहे बिहार का प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना था, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना था, जो कि सोन परियोजना का निर्माण 1874 में डेहरी के पास बारूद नामक स्थान बांध बनाकर किया गया था। ठीक है, डेहरी बांध आपने काफी ज्यादा सुना होगा, बारूद नामक स्थान पे डेहरी बांध बना था और यह कब चला गया था? 1874 में। याद रखना है 1874 में। बांध कौन सा है? डेहरी, जगह का नाम बारूद, याद रहेगा। बांध की टोटल लंबाई की बात करें तो 3801, ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो 2.44, राइट, यानी कि 3801 मीटर आपका क्या है? लंबाई है, और ऊंचाई 2.44 मीटर है। 1968 में इंदिरापुरी में 140 मीटर लंबे एक बैराज का निर्माण किया गया, जो डेहरी के पास से सोन से 2 नहरें निकाली गई। ठीक है, अब नहर क्यों बनाया जाता है? किसी नदी के ऊपर बांध क्यों बांधा जाता है? दरअसल बात ऐसा होता है कि नदी पे बांध बांधने की 2 रीजन है। एक रीजन है कि उन पानी का इस्तेमाल किया जाए जो पानी लोगों के लिए तबाही उत्पन्न करती है। दूसरा नंबर चीज, उनके आसपास की इलाका जहाँ पे बाढ़ आने की वजह से काफी ज्यादा हताहत होती है, उन समस्याओं से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बांध का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका काम शुरू कब हुआ था? आपका डेहरी बांध बना था 1874 में। ये क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव में आता है कि डेहरी के पास आपका बांध कब बना था, डेहरी बांध कब बनाया गया था? 1874 में, याद रहेगा। लंबाई 3801 और ऊंचाई 2.44 मीटर। 3801, 3801 और 2.44 आपका क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। ठीक है, 1968 में इंदिरापुरी में 140 यानी कि 14,010 मीटर लंबे एक बैराज बनाया गया था। बैराज समझते हैं, जिनके वजह से आपका क्या किया जाए? पानी को रोका जाए और जिस क्षेत्र में चाहे मोड़ सकते हैं। आप लोग देखते हो कि नहर वगैरह के पास में आपका चैनल घुमाने वाला बना हुआ होता है कि पानी को किस रूट में छोड़ना है, या आपने सुना होगा किस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो आप कहते हैं कि पानी छोड़ दिया गया है। ठीक है, जो तो पानी छोड़ने की बात होती है तो उसके लिए बैराज बनाया जाता है, अर्थात कि बांध के पास में आपका बैराज का सिस्टम होता है कि पानी किस इलाका में कब छोड़ना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बनाया गया था, इनसे 2 नहरें निकाली गई थी। कितनी नहर निकली गई थी? डेहरी बांध के पास 2 नहर निकली थी। क्लियर है फ्रेंड्स? कब की घटना है? 1874 में बांध, और 1968 में 2 नहर निकाली गई। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है सबको? जिसमें एक बैराज बनाया गया 14140 यानी कि 14,010। ठीक है, बांध की ऊंचाई याद रखिएगा 3801, यही इंपोर्टेंट बात याद रखना है। ऊंचाई 3801, ऊंचाई आपका ऊंचाई 2.44 और लंबाई 3801 मीटर। क्लियर है फ्रेंड्स? याद होगा 1874 में यह परियोजना स्टार्ट की गई थी। 1874 में सिर्फ बांध बन के छूट गया। 1968 में इसमें पहल की गई, बैराज बनाया गया और 2 नहर निकाला गया। जरा सा आगे की बात देखिए, इसमें क्या कहते हैं। ये देखिए आपका नदी परियोजना है। ठीक है, आपकी पूरी नदी का सिस्टम है। ये देखिए जो आपका बीच वाला पार्ट, ये आपका दिख रहा है पार्ट, ये जो आपका इलाका है, ये देखिए बीच का आपका जो पार्ट दिख रहा है, ये देखिए पार्ट सब दिख रहा है, ये आपका गंगा नदी का मेन पार्ट है। ठीक है, आपका सोन नदी की बात करें तो सोन नदी हम आपको दिखाते हैं कहाँ है। जूम आउट कर देते थोड़ा सा, आसानी से दिखेगा आपको। सोन नदी किधर है आपका? तो दिख रहा है फ्रेंड्स, सोन नदी कहाँ है आपका? ये देखिए सोन नदी, ये देखें, ये पार्ट दिख रहा है आपका सोन नदी का। ये पार्ट यहाँ से ऐसे जाकर ये गंगा में मिल रही है। ठीक है, किससे होते हुए जा रही है फ्रेंड्स? ये देखिए आपका ये अरवल से होते हुए जा रही है। इस इलाका से आपका भभुआ होते हुए निकल रही है सोन नदी, और जाके पटना के पास में गंगा नदी से मिल जा रही है। बात समझ में आ रही है? और इसका बांध क्या बना है? यहीं पे आपका बांध बना है, आपका इसी वाले पार्ट पे आपका बांध तैयार हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? जिनके बारे में आपसे चर्चा भी हम कर रहे हैं। क्लियर दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? सोन नदी दिख रहा है आपको? चलो जूम इन करते हैं, उसके बाद हम आपको मार्कआउट करके दिखाते हैं ताकि आपको पॉइंट भी देखते रहे साथ में।
ठीक है, ये आपका कहाँ मिल गया, यहाँ पे गंगा नदी से आके मिल चुका है पटना में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दो पार्ट हमने बताया था, दो नहर निकाला गया था, एक पूर्वी नहर और दूसरा पश्चिमी नहर। ठीक है, तो पूर्वी नहर की बात करें फ्रेंड्स, तो पूर्वी सोन नहर जिसकी लंबाई कितनी थी 130 किलोमीटर, लंबाई कितनी 130 किलोमीटर, यह बारूण से निकलकर पटना तक जाती थी। अभी हमने दिखाया यह जो सोन नदी है निकल के कहाँ तक जाएगी, पटना के पॉइंट तक जा रही है। तो ये कहाँ जा रही है, बारूण से निकलकर पटना पॉइंट तक जाएगी। इस नहर से लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। ठीक है, कितना 2.5 हेक्टेयर, याद रखना है आपको, पूर्वी भाग से 2.5 लाख। ठीक है, इस नहर द्वारा कौन कौन सा आपका जिला प्रभावित होगा, तो कह रहा है आपको औरंगाबाद। ठीक है, ये देखिएगा औरंगाबाद। ठीक है, उसके बाद कौन, गया। ठीक है, औरंगाबाद गया। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जहानाबाद, गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, सबको हाईलाइट कर रहा है, अरवल, अरवल तो बिल्कुल बीच में पार्ट ही है। ठीक है, अरवल। उसके बाद क्या, पटना। क्लियर है, सब इनके सटे हुए पार्ट, सटे हुए पार्ट आपका औरंगाबाद गया, औरंगाबाद गया। ठीक है, पटना, उसके बाद कौन, अरवल। ये सभी वो पार्ट है जो कि इस नहर से सबसे ज्यादा लाभान्वित होते हैं। क्लियर है, क्योंकि इसी से होके जा रही है आपकी इसकी नहर, नहर यही से कटती हुई जा रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये फायदा होगा इनको, यानी कि यहाँ से कट के अगर इस फॉर्म में जाएगी तो यहाँ से इनकी कट लाइन मिलेगी, इन सबों को मिलेगा फायदा, इन सबों को यहाँ से फायदा मिलेगा। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए आपका ये मेन फायदे जो होती है वो 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। और इस नहर में औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। ठीक है, याद रखने कितना आपको, मेनली 5 जिला याद रखना है आपका, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना, याद रहेगा फ्रेंड्स। आसानी से आप देखेंगे तो यहाँ से एक ही बार सोन नदी से पटना जाने में ये सभी जिला पड़ जाएंगे, इसलिए याद रहेगा आपको। और सोन नदी किस पार्ट से निकल रही है, सोन नदी किस पार्ट से निकल रही है, सबसे आपके टॉप वाले पार्ट से निकल रही है। आसानी से देखिएगा, सोन नदी के किनारे ही सब पड़ रहा है आपका स्टेट। औरंगाबाद की बात करें आपका, औरंगाबाद की बात करें, गया या फिर आपका अरवल या फिर आपका क्या जहानाबाद या फिर पटना, बिल्कुल सटे हुए पार्ट है, याद रहेगा सबको। जबकि पश्चिमी नहर की अगर बात करें तो यह किन जगह पे करेगा, ये करेगा आपका रोहतास, ठीक है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की। ठीक है, मैंने बताया था कि दो पार्ट है आपका, ये आपका पूर्वी पार्ट है, तो ये आपकी नदी होगी, तो नदी का पूरब वाले हिस्से में, बात ध्यान रखिएगा, बीच में ये हो गया तो पूरब वाला हिस्सा। ठीक है, और एक हो गया पश्चिम वाला इलाका, तो पश्चिम वाले इलाका में कौन है, देखिए आपको यहाँ पे ये भभुआ दिख रहा है आपको, देखिए कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए भभुआ का इलाका दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बगल में आपका यहाँ का इलाका, आपका कैमूर का इलाका दिख रहा है, रोहतास, ठीक है, बक्सर, भोजपुर। ठीक है, ये देखिए आपका ये रहा बक्सर। ठीक है, बक्सर, भोजपुर, ये सभी इलाका आपका प्रभावित होंगे, अर्थात कि इस नहर से फायदे करेंगे। अर्थात कि सोन नदी जो बीच से जा रही है, इनका दो पार्ट कर दिया गया, एक इसका पूरब साइड और दूसरा इसके पश्चिम साइड। ठीक है, तो पूरब साइड का पार्ट कौन कौन आएगा, इसके पूरब साइड में सटे हुए औरंगाबाद, गया, ठीक है, जहानाबाद, उसके बाद आपका क्या अरवल और आपका पटना, 5 आ जाएंगे। इसके इधर जाइएगा तो इधर कौन सा मिलेगा, इस साइड में आपका सटे हुए, आप सिर्फ मैप याद रहेगा तो आप याद कर सकते हैं, इस साइड में आपका कौन सा पार्ट है, इस साइड में सीधा दिख रहा है आपको कौन सा पार्ट होगा, रोहतास होगा, कैमूर होगा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आपका, इसके यानी पटना से सटे पार्ट आपको दोनों पार्ट में याद रखना है कि दोनों पार्ट यानी कि पटना से कनेक्टेड जितना जिला है इनसे प्रभावित होगा सोन नदी के किनारे किनारे वाले पार्ट, यानी दोनों भागों में बांट दिया है, एक तरफ आपका पूर्वी से होगा, ठीक है, और एक तरफ पश्चिमी क्षेत्र से होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, यह आपका कहां से कहां तक निकलता है, यह निकलता है बारूण से जाता है पटना तक। ठीक है, कहां से निकलता है, बिहार में बारूण से पटना तक जाता है, जहां पे डिहरी बांध है, कौन बांध है बाबू, डिहरी बांध। क्लियर फ्रेंड्स, सबको क्लियर है, इस परियोजना की बात सबको क्लियर हो गई, यानी दो नदी के लिए, एक पूर्वी क्षेत्र के लिए और एक पश्चिमी क्षेत्र के लिए। पूर्वी में औरंगाबाद, गया,
ठीक है, जहानाबाद, अरवल और पटना। और इधर जाइएगा तो आपका कौन, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? इससे याद रखना इन चीज़ों को, इनमें से आपको जिला याद रखने की किन जिला में प्रभावित करता है, ठीक है। कौन, ये बांध आपका सोन नदी परियोजना, ठीक है। इसे शॉर्ट वे में कुछ पॉइंट जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे जान लीजिए, उसे याद रखना है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। पश्चिमी नहर जो है आपका कितना, 3 लाख हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर की बात कर रहे हैं बाबू, 3 लाख हेक्टेयर। और आपका पूर्वी कितना था, 2.5 लाख हेक्टेयर। याद रहेगा सबको। से अधिक सिंचाई वाले एरिया को कवर करता है, ठीक है। सो नहर जो होता है, इस नहर से आपकी 2 जल विद्युत परियोजना भी स्थापित होती है। एक आपका डिहरी जल आपका और दूसरा बारून जल विद्युत, ठीक है। यहाँ पे आपका पावर प्लांट दिख रहा है आपको। ये जो मार्किंग आपका दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका दिख रहा है। आपका कलर कौन सा है ये कलर की क्या बोलते हैं इसे, ब्रिंजल कलर बोलते हैं, ठीक है। बैगनी कलर, वही वाली कलर है, ठीक है। जो दिख रहा है बैगनी वाला कलर वाला पार्ट, वह आपका यह इंडस्ट्रियल एरिया है, स्पेशली नहर से रिलेटेड जो आपकी क्या कहते हैं मशीनरी बनाई गई है, वो एरिया है, ठीक है। तो डिहरी जल विद्युत कितना मेगावाट हमें देता है आपका बिजली, 6.6 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद क्या आपका बारून कितना देता है, 3.3 मेगावाट। क्लियर है फ्रेंड्स? यह पश्चिमी नहर से निकला हुआ है, कौन से आपकी डिहरी बांध से। किस नदी पर यह परियोजना है, तो सोन नदी पर परियोजना है। यह भी पूछ देता है डिहरी जल विद्युत परियोजना जो है आपका विद्युत केंद्र है, वह किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर। बारून किस पर, आपका क्या कहते हैं, यह भी आपका सोन नदी पर। और इसको याद करना बिल्कुल आसान है, 33 दूनी का 66, 33 दूनी का 66, एक 33 तो दूसरा 66। याद रहेगा फ्रेंड्स, 33 दूनी का 66, 3.3 इंटू 6.6, राइट। याद रहेगा सबको, 33 दूनी का 66, ठीक है। अब देखिए कि सोन नदी वाले में आपको इस परियोजना में क्या याद करना है आपको मेनली। देखिए ये चीज़ें आपको जो याद रखना है खास तौर से, सोन नदी परियोजना कब चली थी, 1874 में। पूर्वी एरिया कौन कौन सा प्रभावित होता है, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद, ठीक है। पश्चिमी एरिया में आरा, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 आपके जल परियोजना आपका विद्युत परियोजना होती है, 6.6 और 3.3, डेरी और बारून। याद रहेगा फ्रेंड्स। हमने शॉर्ट भी कर दिया है कि याद रखने की पॉइंट आपकी मेन जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पार्ट उसी की चीज़ की मैंने इकट्ठा किया है। सोन बहुउद्देश्य परियोजना 1874 में, ठीक है। प्रमुख 2 नहरें, एक पूर्वी सोन नहर और एक पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी क्षेत्र में औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद। पश्चिमी में कौन हो जाएगा, आरा, बक्सर और रोहतास, ठीक है। इनमें 2 आपकी विद्युत परियोजना है, विद्युत केंद्र है। एक डिहरी जो 6.6 मेगावाट देता है, और बारून जो आपका कितना देता है, 3.3 मेगावाट, 33 दूनी का 66। याद रहेगा सबको, सभी को याद है फ्रेंड्स? तो एक बार जरा से रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या पॉइंट आपने पढ़ा और कैसे याद रख सकते हैं सबको। आज की पॉइंट में एक बार रिवाइज करा दूं आप लोग को। देखिए पहले की वाल्मीकि बॉर्डर देखते, पश्चिम चंपारण, याद रहेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपका देखते देखते आपका वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण टिक आउट करेंगे आप। ग से गौतम, ग से गया, भीम से, भी से वर्ड आपका भीम हो जाएगा, म से मुंगेर, ठीक है। विक्रमशिला भागलपुर में। कैमूर, कैमूर में आपका र छुपा हुआ है, रोहतास, ठीक है। पंत में न छुपा हुआ है, पंत नालंदा। पड़मार में आड़ है तो अररिया में चला जाएगा, ये पड़मार आपका डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। उसके बाद कावड़ में आपका आड़ छुपा, कावड़ में व छुपा हुआ है जो कि आपका कहाँ ले जाएगा, बेगूसराय। कावड़, कावड़ याद रखिएगा, बेगूसराय। कुशेश्वर इसे याद रखना है, दरभंगा में। गोगबिल कटिहार में। और नागी और नकटी कहाँ चला जाएगा, ये जमुई में। सोयान भोजपुर में। संजय गांधी सबको याद है, राष्ट्रीय उद्यान पटना में। और आपका हड़िया में, अड़िया छुपा हुआ है इसलिए अररिया। हड़िया बाड़ा हिरन पार्क अररिया में। याद रहेगा भाई सबको। ये फटाफट एरिया की बात करें, कुल सिंचित भूमि 44, 45, 50, 2, 44, 45, 50, 2, 48%। नलकूप, नहर, तालाब, कुआं और जलमग्न गड्ढे से हम लोग करते हैं सिंचाई। 55.4% नलकूप से, नहर से 34%। इसके अतिरिक्त 11% से सभी अलग हो जाएंगे, ठीक है। 3.2% तालाब का कह सकते हैं, अन्य का 6.5%। याद रहेगा सबको। चलिए अगर याद रहेगा तो थोड़ा सा आगे देखिए आप।
ये आपके टोटल जल परियोजना सिंचाई परियोजना को 3 पार्ट में, बृहद, मध्यम और लघु। बृहद 10,000 से ज़्यादा, मध्यम 10,000 से 2,000 के बीच में और लघु 2,000 से नीचे। ठीक है। सर्वाधिक संचित भूजि आपका शेखपुरा हो जाएगा, क्योंकि ये झारखंड के पास में, वहां पर क्या कम पहुंचती है। सर्वाधिक सिंचाई वाला आपका शेखपुरा में है, क्योंकि वहां पे आपकी नदी तालाब की कमी है। ठीक है। शेखपुरा जमुई में सबसे न्यूनतम सिंचाई की जा सिंचित भूमि वाला जिला है। यहाँ पे सबसे कम सिंचाई कहाँ पे किया जाता है, आपका जमुई में। सबसे अधिक सिंचित कहाँ की जाती है, शेखपुरा में। ठीक है। और नहर की परियोजना सबसे अधिक की बात करें तो रोहतास, पश्चिम चंपारण। ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। ये कह रहा है सर्वाधिक सिंचाई वाला चीज, यानी जहाँ पे सिंचाई सबसे ज्यादा की जाती है, खेती सबसे अधिक यूज होती है, वो आपका कौन सा है, शेखपुरा है। सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है जमुई, क्योंकि वो नमी की ज़्यादा अधिकता होती है। उसके बाद नहर सिंचाई की बात करें तो नहर सिंचाई में सबसे ज़्यादा यूज करता है रोहतास और पश्चिम चंपारण। ठीक है। उसके बाद आपका नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। उसके बाद आपको याद रखना है, आपको बहुउद्देशीय आपका परियोजना कौन, सोन नदी की 1874 में बना था। इसकी जो लंबाई कितनी है, 3801, ऊंचाई 2.44। याद ही रखना है आपको। ठीक है। यह नहर आपका 2 भागों में बना है, आपका पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर। पूर्वी नहर आपका कितना 2.5 लाख यूज होता है, या 3 लाख आपका एरिया, आपका सिंचाई एरिया को कवर करता है। ठीक है। इनसे कौन से एरिया पर प्रभावित होते हैं, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना। और इनकी बात करें तो रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर आदि जिला प्रभावित होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सबको। याद रहेगा 2.5 लाख हेक्टेयर और ये 3 लाख हेक्टेयर याद रहेगा। इनसे 2 नहरें भी निकलती है, सॉरी 2 आपकी क्या कहते हैं परियोजना, 2 आपके विद्युत केंद्र भी बने, एक डिहरी और दूसरा कौन बना हुआ है, आपका बरून। डिहरी में 6.6 मेगावाट और आपके बरून में 3.3 मेगावाट। राइट। किसी को डाउट नहीं होगा, सबको याद रहेगा, याद रखिए। और आप हमेशा इन पॉइंटों को भूलने की कोशिश ना करें। याद रखिएगा, शॉर्ट में 1874, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर, रोहतास पश्चिम सोन नहर से। और इनमें 2 आपका परियोजना 6.6 मेगावाट और 3.3 मेगावाट। आशा फ्रेंड्स आज की पॉइंट सभी को याद हो गई होगी, सभी को क्लियर हो गई होगी, किसी को डाउट नहीं होगा। यह फ्रेंड्स हमारा पार्ट 3 था। मैं जरा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा पॉइंट क्लियर कराने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 में आगे आपकी जितनी भी आपकी नहर परियोजना 2 और जानेंगे हम लोग। कोसी के बारे में जानना है, अभी गंडक परियोजना के बारे में जानना है। ठीक है। उसके बाद आपके कौन से जलकुंड, कौन से झरने निकलते हैं, उन पार्ट की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग अगला सेशन जरूर देखें, और इस सेशन अगर बेहतर लगे तो आप लाइक बटन जरूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।